डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील कौशिक जी, जिस तरीके से फिलहाल हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो देख रहे हैं, क्या ये वाकई मास्टर स्ट्रोक होने वाला है? जो 38 सालों का इंतजार है पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का, क्या वो इंतजार खत्म हो जाएगा इस बार बीजेपी का? सुनील कौशिक जी, आवाज आ रही है क्या? हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, अनम्यूट कीजिएगा सुनील जी। म्यूट हो गया, आवाज आ रही है जी। मैं अगर इतिहास उठा के देखेंगे ना, तो मोदी जी के जितने भी रोड शो रहे हैं विभिन्न राज्यों के चुनावों में, निश्चित तौर से अप्रत्याशित आंकड़े वहां से निकल करके आए हैं। और इसकी शुरुआत आप उत्तर प्रदेश के चुनाव से देखेंगे कि जब पूर्वांचल में जब उन्होंने रोड शो किया था, और वहां के आंकड़े अभी तत्काल आपने गुजरात के चुनावों में देखा होगा, तो जहां जहां रोड शो अंतिम समय पे मोदी जी के लगाए जाते हैं, निश्चित तौर से वहां के आंकड़े चौंकाने वाले होते हैं। और वही कर्नाटक में हुआ है। 3 दिन का प्रवास मोदी जी का ये बताता है कि कहीं न कहीं जो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी की थी, उसको धरातल पर कैसे उतारा जाए। आज रोड शो के कल भी रोड शो होगा, आज भी है, आज 26 किलोमीटर का है, कल 10 किलोमीटर का होगा, और लगभग 36 से 40 सीट विधानसभा सीटों को ये कवर करेगा। और वो सीटें हैं जहां रोड शो, जहां निश्चित तौर से बीजेपी कमजोर रही है। पिछले चुनावों की बात की जाए और उससे पिछले चुनावों की भी बात की जाए, तो वहां रोड शो किया जा रहा है जहां बीजेपी को पहले बहुत अधिक संख्या में बहुमत नहीं मिला। आज अमित शाह भी हैं, जेपी नड्डा भी वहीं कर्नाटक के चुनाव में हैं, मोदी जी तो है ही हैं, और कल आप देखेंगे सोनिया गांधी भी आज हैं, और कल इसी जगह पर, इसी क्षेत्र पर राहुल गांधी भी रोड शो करेंगे। तो अंतिम अंतिम समय है। कर्नाटक का चुनाव में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, और कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद और जो बजरंग दल का जो नाम जुड़ा, जहां प्रतिबंध लगाने की बात कही, वहां से बीजेपी में थोड़ा उत्साह दिख रहा है। तो यह तो उसके घोषणा पत्र से पहले देखेंगे तो चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन अब देखेंगे तमाम बीजेपी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, सोशल मीडिया के आप समीक्षा करेंगे तो निश्चित तौर से मानेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जो लग रहा था, बिल्कुल, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और तमाम तैयारियां और तमाम कोशिशें तो बीजेपी कर ही रही है। कर्नाटक के रण में पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। तमाम जो नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हो गए केंद्रीय स्तर के, वो भी यहां पर आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय का आरक्षण बीजेपी के द्वारा खत्म करके दूसरे समुदायों में बांटा गया, क्या ये एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां ये लालच कर्नाटक की जनता को लुभाने के लिए दे रही हैं, और बीजेपी ने जिस तरीके से उस समुदाय का 4% आरक्षण खत्म किया, क्या ये नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है बीजेपी के? कहीं ना कहीं हानि पहुंचा सकता है बीजेपी को? देखो, इसमें 10 तारीख को चुनाव है, 9 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आएगा। 9 तारीख तक स्टे था, और 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेगा, और जो पिछले आरक्षण रोका गया था उस पर स्टे किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब ये देखते हैं कि उस समय कांग्रेस के पक्ष में जाएगा या बीजेपी के पक्ष में जाएगा। लेकिन निश्चित तौर से जो बीजेपी ने आरक्षण खत्म किया, वो उत्साहवर्धन था वहां पर, क्योंकि कभी धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया गया भारतीय संविधान में, और वहां जब दिया तो उसकी समीक्षा की, और इस बात को लेकर के तमाम चर्चाएं भी हो रही हैं। तो ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग में उस आरक्षण को बांटा जाएगा। और जो लिंगायत की जो बात की जा रही है, जहां सबसे बड़े नेता के तौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप अदालत में तय नहीं हो पाए, और तमाम बातों को लेकर के चर्चा, कांग्रेस ने भी आरोप लगाए भ्रष्टाचार को लेकर के। जी। लेकिन जो चीजें अदालत में तय होती हैं, अदालत के बाद जब केस बंद हो जाते हैं, तो बहुत कुछ कहने को राजनीतिक दलों के पास होता है। और यही है कि कर्नाटक का आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले ही हिजाब बहुत बड़ा मुद्दा बना था, उसको लेकर के तमाम आंदोलन हुए। वहां भी माननीय न्यायालयों ने बीच में आकर के इस बात को लेकर के समीक्षा की, और कहीं न कहीं कानून के दायरे में ला करके संविधान को खड़ा कर दिया, वहां की सरकार को खड़ा कर दिया, वहां के समुदायों को ला करके खड़ा कर दिया। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेकिन निश्चित तौर से ये मैं कह सकता हूं, तमाम नेताओं से बात हो रही है वहां, कि बजरंग दल पर रोक लगाने के बाद लेकिन सुनील जी, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं जय बजरंग बली कहकर वोट दीजिएगा, दूसरी तरफ ओवैसी कहते हैं अल्लाहू अकबर कह के वोट दीजिएगा। तो बजरंग बली वर्सेस अल्लाहू अकबर के बीच में ये कर्नाटक का चुनाव आखिर किस दिशा में जा रहा है? नहीं, देखो, आप देखेंगे कि जब जितनी बार भी प्रधानमंत्री की रैलियां वहां हुई हैं, या अमित शाह की जो रैलियां हुई हैं, जेपी नड्डा साहब की जो रैलियां हुई हैं, हमेशा आप इतिहास उठा के देखिए, भारत माता की जय बोली जाती है।
पहली बार कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद आप देखेंगे मोदी जी की रैली में अब बोला जाता है जय बजरंग बली। तो ये निश्चित तौर से मुझे लगता है कि माहौल क्रिएट करने की कवायद है और होना भी चाहिए। राजनीतिक दलों को इसका फायदा और नुकसान कैसे कैसे होता है ये जनता तय करेगी। यदि बजरंग दली पर मोहर लगनी है तो निश्चित तौर से बीजेपी की सरकार आएगी, और जिस तरीके के कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार आती है तो तमाम बजरंग बली के मंदिर बनाए जाएंगे, तो अब निर्णय जनता को करना है। ओबीसी अल्लाह अकबर करें, चाहे जय श्री राम करें या बजरंग बली की जय बोलें, लेकिन अंतोगत्वा आप देखेंगे कि सारी की सारी चाबी जनता के हाथ में होती नहीं, है। और लेकिन जिस दिन सुनील जी कभी अल्लाह अकबर की एंट्री, कभी भगवान राम की एंट्री, कभी भगवान बजरंग बली की एंट्री, तो कभी भगवान शिव की भी एंट्री हो जाती है। गले में अपने आप को सांप बता देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये कह देते हैं कि जनता शिव है। तो ऐसे में क्या धर्म के नाम पर ही बार बार इसी तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से चुनाव को संपन्न करवाती रहेंगी? नहीं, देखो, चुनाव आयोग की गाइडलाइन देखेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो चुनाव आयोग ने निर्णय लिया था कि धार्मिक रैलियां नहीं होंगी, धार्मिक चर्चाएं नहीं होंगी, धार्मिक बातें चुनाव के समय नहीं होंगी, धार्मिक सम्मेलन भी नहीं होंगे। लेकिन क्या हुआ, इसी पिटीशन को लेकर के आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में भी रिट है जिसमें रोक लगाई गई थी 2017 में कि धार्मिक सम्मेलन और जातिगत सम्मेलन नहीं होंगे। उसके बाद नहीं रोक लगी, कोई राजनीतिक दल इसको तैयार नहीं था और फैसला उस पर आना भी है हाई कोर्ट का। अब ये राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से किस तरीके से तय कर लेते हैं। हमने तो इस देश में देखा है कि जामा मस्जिद से अपीलें होती थी चुनाव के समय पे, किसके पक्ष में वोट देना है, किसके पक्ष में वोट नहीं देना है। चुनाव आयोग को तब भी हमने असहाय महसूस देखा और केवल टीएन सेशन के आने के बाद लगा इस देश में कि हाँ, चुनाव आयोग भी कुछ होता है। लेकिन निश्चित तौर से मानिए कि चुनाव आयोग की शक्ति, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी के जो लोग जा रहे हैं वहां निश्चित तौर से कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब चुनाव के समय के बाद जो भी मुकदमे लिखे जाते हैं, जो एफआईआर होती हैं, तो उनका प्रतिशत आप उठा के देखेंगी या 3 दशक का उठा के भी देखेंगी तो ना के बराबर उस पर कार्रवाइयां हुई हैं। चुनाव आयोग भी कहता है ठीक है, चुनाव निकल गया, निर्णय आ गया, आप देखेंगे तारीख पर तारीख, फिर बाद में कुछ भी नहीं होता है। तमाम ऐसे देखे हैं हमने सांसद का पूरा कार्यकाल निकल गया, तब भी चुनाव आयोग का निर्णय नहीं आ पाया, कोर्ट का निर्णय नहीं आ पाया। तो कहीं न कहीं तो लूपहोल है अभी भी संविधान में जिसको भरने की आवश्यकता है। अच्छा सुनील जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि कर्नाटक की जब हम बात करते हैं तो कर्नाटक में क्या ये बजरंग बली का उद्घोष काम आने वाला है? मतलब बजरंग बली से नैया पार लग जाएगी क्या? नहीं, देखो, हम लोग समीक्षा कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से चर्चाएं करते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से काउंटर किया अपने आप के बचाव के लिए, कांग्रेस आक्रामक नहीं दिखी और बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक है। मोदी जी स्वयं रैलियों में कह रहे हैं जय बजरंग बली। मोदी जी ने खुद अपील किया कि जिस दिन आपको बटन दबाना हो तो जय बजरंग बली का नाम लेकर के या उनको दिमाग में रख करके बटन दबाना है। तो निश्चित तौर से चर्चा तो इस बात को है और सोशल मीडिया पे देखेंगे, मीडिया में चर्चा देखेंगे, नेताओं से वहां बात करेंगे। कर्नाटक के सोशल लेकिन ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि देखिए, अगर उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हो तो वहां पर राम नाम की गूंज ज्यादा सुनाई जाती है और वहां पर राम के नाम पर, हनुमान के नाम पर तुरंत से जनता अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करने के लिए बटन दबाती है। लेकिन क्या कर्नाटक की पॉलिटिक्स भी बिल्कुल वैसी ही है? क्या वहां पर भी राम नाम के सहारे, हनुमान जी के सहारे पॉलिटिक्स पूरी की जा सकती है? नहीं, देखो, हम लोग इसलिए यहाँ मानते हैं हिंदी राज्यों में कि हिंदी राज्यों में तमाम बड़े मंदिर, तमाम बड़े धार्मिक नगरियां यहाँ पर हैं। लेकिन आप कर्नाटका की भी बात करोगे, कर्नाटका के आसपास के राज्यों की भी आप बात करेंगी तो हनुमान जी की प्रतिष्ठा वहां भी कम नहीं है। बड़े मंदिर वहां भी हैं, पूजा वहां भी होती है। लेकिन हम इसलिए समीक्षा इस बात को करते हैं, एक अयोध्या प्रकरण को लेकर के हिंदी राज्यों में उसको ज्यादा कवरेजिंग मिली, बड़ा आंदोलन हुआ, तमाम कार्यकर्ता वहां जब मस्जिद को ढहाया गया तब मारे गए। तो यहाँ हमको लगता है कि नहीं, हिंदी राज्यों में बहुत ज्यादा चर्चा और उतार चढ़ाव देखने को मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन राज्यों में किसी भगवान की महत्ता नहीं है, निश्चित तौर से महत्ता है। लेकिन अब ये पार्टियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सतह से निकाल करके ऊपर ला पाते हैं। लेकिन ये जरूर मानिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में या दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो, धार्मिक आस्था तो हर व्यक्ति की रह रही है। सुबह पूजा करके, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, निकलता ही है। तो सुनील जी, यानी कि आप ये मानेंगे कि इस वक्त की जो सियासी समीकरण बिठाने की कोशिश की जाती है, या तो वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और साथ ही जात पात या फिर धर्म के नाम पर ही बस चल रहे हैं?
नहीं, देखो आजकल आप देखेंगी जब मुझे लगता है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने या उससे बहुत पहले की भी चर्चा करेंगे तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं भारतीय राजनीति में कर पाए। कोशिश बहुत की, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी की, चुनाव आयोग ने भी की, सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी की, तमाम एनजीओ इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि धर्म को राजनीति से आप अलग कर पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है और जब उसकी आस्था पर चोट आती है तो वो सारे मुद्दे। ठीक है सुनील जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।